हमारे नेता हैं वो भी सत्ता के साथ में हैं, वो उनके विरुद्ध कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जो खास बात है, बहुत खास बात है, और तो सुनो आप, बहुत खास बात है जी सर। वो तो बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ। और जिस तरह से आप देख ही रहे इस देश में प्रदेश में जो चल रहा है, सब सत्ता के साथ हैं। हम भी सेवा में रहे जब तक, हम भी सत्ता के साथ थे, हमने भी कभी कुछ नहीं बोला। अब तो हम सेवानिवृत्त हैं, अब तो हम बोल ही सकते हैं। तो बिल्कुल बड़ी स्पष्ट बात कही है कि भाई जब मजबूरी, जब नौकरी कर रहे हैं, मुश्किल है, आप रिटायर रहेंगे तो आप खुल के खेलेंगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल खास है। और साहब की बात पर गौर करने वाली चीज़ बाबू आप नोट करो कि दिक्कत कहाँ कहाँ है। सर अपनी बात पूरी करो। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि अभी अंदर गुरुजी भी बोल रहे थे कि हम लड़ने से बचते हैं, और बचते इसलिए हैं कि जो हमारा नेतृत्व है वो बहुत ख़राब हो चुका। वो सत्ता के साथ जो है मलाई चाटने में लगा हुआ है। बिल्कुल भी वो शिक्षकों के लिए लड़ने को तैयार नहीं, शिक्षक उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समस्याएं जितनी राकेश जी ने गिनवाई उससे कुछ ज़्यादा हैं, उससे कुछ ज़्यादा अंदर की बात बाहर आ रही है और बहुत सच्ची बात आ रही है। गौर करने की बात है, एक एक बात को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। मेरा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ जीवन है वो मेरा खुद का 35 साल का है। मेरे फादर शिक्षक थे तो मैंने उनका समय भी देखा है। उन लोगों में लड़ने का मादा था, हम में वो मादा खत्म हो चुका, और बिना लड़ाई के आपको कुछ मिलेगा नहीं। स्थिति क्या है? प्रशासन से डरता है, उसको नौकरी जाने का भय होता है, कहीं नौकरी ना चली जाए, कोई आवाज़ उठा दी, कोई लड़ाई का प्रारंभ कर दिया, नौकरी चली जाएगी। तो जब तक ये भय नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होने वाला। आपने देखी कितना भय है, यानी नौकरी तो गई और जो केस होंगे वो अलग। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आज पहुँचे हैं शामली के अंदर, और चाय पे चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। चाय पे चर्चा पे, लेकिन यहाँ शिक्षा पे चर्चा है, और शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो चिल्लाएगा। तो हमारे साथ बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग मौजूद हैं, परिचय भी करवाएंगे और सवाल भी पूछेंगे। और हाँ, आपके जो ख़ास सवाल हैं वो हमें ध्यान है, उन्हें ज़रूर पूछेंगे। जवाब जैसे भी यो दें अच्छी बात है, लेकिन सवाल बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है साहब, अपना एक तो परिचय दो। जी, मैं राकेश कुमार जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज भोपा मुजफ्फरनगर। अभी 31 मार्च में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हाँ जी सर। आप? मैं डॉक्टर विनीत चौहान जी, मैं महामना मालवीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से अभी 31 मार्च को प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और यहीं शामली में निवास करता हूँ। जी सर। आप हाँ, इधर आ जाओ सर। बिल्कुल, हाँ हाँ सर। डॉक्टर विकास कुमार, जी जी। और शिक्षा जगत से जुड़े। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तीनों हस्तियां हैं सर। ये जो प्रेरणा मिली है, हमारे मलिक साहब मूँछों वाले जो प्रोफेसर हैं मुजफ्फरनगर वाले, सब उनके ही सहयोगी हैं। तो सर, चाय पे चर्चा सुनी हमने, पूरे देश ने सुनी। तो ये शिक्षा पे जो चर्चा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा शॉर्ट में चर्चा हो जाए। जी भाई पत्रकार महोदय, जी, सबसे पहला विषय तो ये है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि शिक्षा पे चर्चा हो। जी, आज हम ऐसी परिस्थितियों में पहुंच गए कि हमें मजबूरन शिक्षा पे चर्चा करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया। और इसमें विशेष योगदान हमारे कुलदीप मलिक जी, जो पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं शिक्षकों के हितों के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होती कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारे शिक्षकों का हित किस तरह से हो सकता है जी। क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हमारे सरकारी विद्यालय चल रहे हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक सरकारी स्कूल की इमारत राजस्थान में ढह गई, वहाँ पर हमारे बच्चे दब करके मर गए। और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं है। कावड़ पे ज़्यादा ध्यान है। सब कावड़ लाएं, पुष्प वर्षा होगी, हेलीकॉप्टर से होगी, और बड़े बड़े अधिकारी कई स्टार वाले सेवा करेंगे। लेकिन जितना वो ज़रूरी है, मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरी शिक्षा भी है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो शिक्षा की है। और शिक्षा में आज तक के जितने
राजनीतिक पार्टियों ने राज किया है भारत के ऊपर, मैंने शुरू से आखिर तक उस पर गौर किया तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि शिक्षा में दो वर्ग बनाए हुए हैं। जी एक वर्ग वो कि जो लिखा पढ़ा हो जी और एक वर्ग वो जो पढ़ा लिखा हो। जी आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि लिखना पढ़ना यानी आपके हाथ में मार्कशीट आ गई, साक्षर कर दिया, और एक वर्ग है पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे वर्ग को सीमित किया हुआ है सभी सरकारों ने। अभी नई शिक्षा नीति आई, अगर आप उसके जो है प्राइमरी सेक्शन को देखें, लेकिन सर अगर पहली सरकार ने कोई गलती करी तो इस सरकार को तो सुधार करना चाहिए। नहीं, कोई नहीं करता। कारण कि जिस दिन वो सुधार हो जाएगा, सत्ता में ऐसे लोग आने बंद हो जाएंगे जो शिक्षा से, समाज से, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी वोट देगा तो वो बहुत सोच समझ के देगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि अभी अभी मैंने चीज़ जो दोहराई वो मैं फिर दोबारा दोहराऊं कि हम कावड़ पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, अपने श्रद्धा की बात है, लेकिन जितने कावड़ पे ध्यान है और सरकार जितना प्रोत्साहन दे रही है, अगर शिक्षा पे भी इतना दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा विकास होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि राजस्थान की घटना भी मेरे साथी राकेश कुमार जी ने चर्चा की जी उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया। जी मैं भी एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ। जब हमने प्रशासन को कई बार लिख कर दे दिया तो उसके बाद मैं पूछता हूँ कि प्रशासन ने किस आधार पर जो है शिक्षक के ऊपर मुकदमा कायम किया? क्यों ना वहाँ के DIS, वहाँ के DM, उनके ऊपर मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, जिसकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी नहीं लेता। सड़क में गड्ढा है, PWD के JE के ऊपर, AE के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, जिसका एक्सीडेंट होगा उसी को भुगतना। बिल्कुल। एक सवाल और है, सब जो आप जवाब देना वो दियो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सवाल ये है कि जो स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार जो मर्ज कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी स्कूल है, अगर वो बच्चे वहाँ कम हैं और वो अगर बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे तो अशिक्षित रह जाएंगे, दिक्कत होगी। तो अगर क्यों ना अगर सरकार चाहे तो उन स्कूलों ने अगर बढ़िया करे, वहाँ अच्छी सुविधा करे, जो अच्छी फैमिली के लोग हैं, बालक हैं, वो भी वहाँ पढ़ें। बिल्कुल पढ़ें। तो अगर ऐसा हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो सर, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, इसके विषय में आपका क्या कहना है, थोड़ा सा बताओ। देखिए, अभी जो आपने विशेष रूप से स्कूल मर्जर की बात करी है, ये ओवरऑल सिस्टम का फेल्योर है जी। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाए, किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाए उसको शिक्षा कहा जाता है। बिल्कुल। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को सबल बनाया जाए उसको शिक्षा कहा जाता है। और जब हम अपने देश की, पूरे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो इस पूरे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और जिसके लिए प्रयास या इनिशिएटिव किसी भी स्तर पर आज तो दिखाई नहीं दे रहा। ये आज सब दिखाई नहीं दे रहा। एक सवाल और है, बहुत थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन सवाल आप बिल्कुल बेबाकी तो नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, बेकार है, फिर पूछना ही बेकार है। सवाल ये है कि मैंने बहुत सारे, आप सब गुरुवर हैं और सबसे पढ़ा लिखा की जिम्मेवारी, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी, देश के भविष्य की जिम्मेदारी सब आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग ही मेन सवालों से अगर बचने लगोगे तो फिर मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं होगी। मैंने बहुत सारे जो टीचर हैं, गुरु हैं, उनसे सवाल पूछा तो वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कोई ऐसा सवालिया निशान है तो उससे बचते हुए नज़र आते हैं। तो सर ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि सब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको सबसे पहले अगर कोई समस्या है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि आज के युग में थोड़ा लोग बचते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने जी। जो शिक्षक कार्यरत हैं वो तो बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ। जो हमारे नेता हैं वो भी सत्ता के साथ में हैं, वो उनके विरुद्ध कुछ बोलना ही नहीं चाहते। यो खास बात है, बहुत खास बात है, और तो सुनो आप, बहुत खास बात है। जी सर। वो तो बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ। और जिस तरह से आप देख ही रहे इस देश में, प्रदेश में जो चल रहा है, सब सत्ता के साथ हैं। हम भी सेवा में रहे जब तक, हम भी सत्ता के साथ थे, हमने भी कभी कुछ नहीं बोला। अब तो हम सेवानिवृत्त हैं, अब तो हम बोल ही सकते हैं।
तो बिल्कुल बड़ी स्पष्ट बात कही है कि भाई जब अब मजबूरी, जब नौकरी कर रहे हैं मुश्किल है, अब रिटायर रहेंगे तो आप खुल के खेलेंगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ख़ास है। और साहब की बात पर गौर करने वाली चीज़ वागू आप नोट करो कि दिक्कत कहाँ कहाँ है। सर अपनी बात पूरी करो। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी इस शिक्षा के क्षेत्र में इसमें सुधार होना चाहिए। जो हमारे नेता हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे शिक्षक हित की बात करते हैं वो हो नहीं पाता। और इस तरह के देखो आदेश सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, हमें उसका पालन करना पड़ता है, चाहे हमें अपनी जेब से करना पड़े वो। कभी आपने पीछे देखा होगा बोर्ड परीक्षाओं में हर विद्यालयों में CCTV कैमरेज लगे। सरकार से किसी ने पूछा कि इसकी ये फंड्स कहाँ से आएगा? विद्यालयों की ऐसी दयनीय स्थिति है, उनके पास फंड्स नहीं है। जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं उनके पास फंड्स नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे करके सरकार के तो एकदम आदेश आ गए ये व्यवस्था चाहिए, उधर DIS के आदेश है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी मजबूरी थी। दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल क्लियर नहीं है हमें, लेकिन अब बिल्कुल रिटायर हैं, बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं और समझने की ज़रूरत है। जी सर। तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। हमारे जो कॉलेजेज हैं इनमें फंड्स की व्यवस्था हो। भाई कैमरे तो बोर्ड ने लगवाए हैं, उसकी फंड्स कहाँ से आएगा? बिल्कुल विद्यालय कहाँ से करेगा? आप विनीत जी हैं, थोड़े से बच्चे, इनके यहाँ कहाँ से फीस आएगी? एक और दिक्कत लगी है मुझे इस सेवा काल में कि हमारे पास जो भी डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो अलग अलग मद वाइज हैं। एक रेड क्रॉस है, स्काउट है, गेम्स है, लाइब्रेरी है, इस तरह के अलग अलग फंड्स हैं। प्राय विद्यालयों में देखने में आया है कि काम तो किसी एक फंड्स में कराने की आवश्यकता है, उसमें पैसा नहीं है। दूसरे फंड से हम पैसा ले नहीं सकते। आखिर फंड्स तो विद्यालय हित में ही खर्च हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है शायद CBSE में ऐसी व्यवस्था है कि एक फंड है कि डेवलपमेंट का फंड है, उससे आप विद्यालय के सभी विकास कार्य कर सकते हैं। वहाँ हमें बहुत दिक्कत होती थी। हम DIS के इस फंड में तो पैसा ही नहीं है। DIS से हम जब बात करते थे कहने लगे तो कैसे करो, कहीं से भी करो। मैं कहा जी परमिशन दे दो, फला दूसरे फंड से हम इसमें ले लें। उस परमिशन के लिए हमें चक्कर लगाने पड़ते थे। और वो यदि कोई गलत हो गया तो सारी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की। आपने ये पैसा दूसरे फंड से निकाल के इस फंड में कैसे ले लिया, कैसे खर्च कर तो लिया। बहुत समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। और जब नहीं कह सकते लेकिन अब खुल के कह रहे हैं। चौहान साहब से भी मालूम करेंगे। चौहान साहब की बात से, राकेश जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि अभी अंदर गुरुजी भी बोल रहे थे कि हम लड़ने से बचते हैं, और बचते इसलिए हैं कि जो हमारा नेतृत्व है वो बहुत ख़राब हो चुका। वो सत्ता के साथ जो है मलाई चाटने में लगा हुआ है। बिल्कुल भी वो शिक्षकों के लिए लड़ने को तैयार नहीं, शिक्षक उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समस्याएं जितनी राकेश जी ने गिनवाई उससे कुछ ज़्यादा हैं, उससे कुछ ज़्यादा अंदर की बात बाहर आ रही है और बहुत सच्ची बात आ रही है। गौर करने की बात है, एक एक बात को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। मेरा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ जीवन है वो मेरा खुद का 35 साल का है। मेरे फादर शिक्षक थे तो मैंने उनका समय भी देखा है। उन लोगों में लड़ने का मादा था, हम में वो मादा ख़त्म हो चुका। और बिना लड़ाई के आपको कुछ मिलेगा नहीं। बगैर लड़ाई के आपको कुछ मिलेगा नहीं। सर दोनों की बात से आप सहमत? बिल्कुल ठीक बात है, सहमति है। क्योंकि इस समय जो शिक्षक की स्थिति है, शिक्षक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जब हम लोग बात करते हैं अपने देश की तो संविधान की बात सर्वप्रथम आ जाती है। और 3 संवैधानिक संस्थाएं प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। वह प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ी हुई आपकी कार्यपालिका, जो जनप्रतिनिधित्व का विषय आ जाता है उसमें विधायिका आ जाती है और न्यायपालिका आ जाती है। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है उसको संवैधानिक संस्था के रूप में हम लोग को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा समाज है जो पूरे राष्ट्र का सभी प्रकार से निर्माण करता है। तो जब तक शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रखा जाएगा, आज शिक्षक की स्थिति क्या है? वो प्रशासन से डरता है, उसको नौकरी जाने का भय होता है। कहीं नौकरी ना चली जाए, कोई आवाज़ उठा दी, कोई लड़ाई का प्रारंभ कर दिया तो नौकरी चली जाएगी। तो जब तक ये भय नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होने वाला। आपने देखी कितना भय है, यानी नौकरी तो गई और
जो केस होंगे वो अलग। इतनी सारी समस्याएं आप समझ गए होंगे, मैंने दबी जुबान में कही है बात, लेकिन बहुत गहरी बात है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, तो ये भी बहुत हिम्मत की बात है। बहुत सारे लोग घुमाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे तीनों साहब ने बिल्कुल मजबूती से अपनी बात रखी है। तो आपको साहब की बात कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, और अच्छी लगी है तो वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। तो साहब एक बार बोलो, देसी देख देसी देख देसी देख बगैर ब्रेक बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।